तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम करियर इंस्टीट्यूट में, जिसमें कि हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ चल रही थी। हम आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे थे। तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो कि फरवरी में है और इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जिसमें कि आज हमारा चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम सबके क्वेश्चन नंबर ये 10th है। जैसे हर चैप्टर के क्वेश्चन गिन के हम आपको 70 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको एमपी बोर्ड में अगर फुल बायोलॉजी में फुल मार्क्स चाहिए तो आप इतने क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 10, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पर हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारा क्वेश्चन है what is parturition, which hormone are involved in induction of parturition। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल के आपको आंसर में क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, फीटस की डिलीवरी या फिर चाइल्ड बर्थ बोल सकते हैं, चाइल्ड का बर्थ होना प्रेगनेंसी के एंड में, ये प्रोसेस क्या हो जाती है हमारी, पार्चुरेशन। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस विच टेंड्स टू रिलीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्राइन मसल्स विच लीड्स टू बिग पेन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। साइज ऑफ वेजाइना इंक्रीज 200 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के, वो कहाँ से डेवलप होते हैं। तो जब फीटस का फुली डेवलपमेंट हो जाता है, फुल ग्रोथ हो जाती है, तो 9th मंथ 7 डेज़ का होता है ये पीरियड। तो अगर ये चाइल्ड का पूरा बर्थ हो गया है, वो पूरा डेवलप हो गया है, तो उसमें से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, कहाँ से, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि क्या करेगा, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करेगा, जो कि क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूट्रस की मसल्स को, जिससे क्या होगा, बिग पेन होगा और चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, जिसमें कि क्या होता है, जो वजाइना का साइज़ होता है वो 200 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। वजाइना का साइज़ नॉर्मल साइज से 200 टाइम्स बढ़ जाता है, जिससे कि चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा पार्चुरेशन। अब बोला है इसमें कौन कौन से हार्मोन है जो इन्वॉल्व है। तो हार्मोन्स इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन इज, तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। तो ये सारे हार्मोन्स होंगे जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पार्चुरेशन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्चुरेशन का ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एक्सप्लेन मिनार्की एंड मिनोपोज। तो मिनार्की और मिनोपोज क्या होता है, तो जब फीमेल में प्यूबर्टी एज आती है तो वो होता है हमारा मीनार्की एज। मतलब जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होने का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं मीनार्की, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो इसमें से आपको कोई एक करना है। तो अभी हम देख रहे हैं मीनोपॉज क्या होता है। इन एवरी ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स। हर फीमेल में जो प्यूबर्टी पीरियड होता है वो 12 से 13 या आगे पीछे हो सकता है, 12, 13, 14, 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलता है, 45 से 50 ईयर्स तक, 45 से 50 साल तक ये एज चलती है। वो डिपेंड करता है कि फीमेल की यूट्रस की ओवरी में कितने एग है, उस पर डिपेंड करता है कि कब तक उसका मीनोपॉज आएगा और कब तक उसका मीनार्क स्टार्ट हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एट एवरी इंटरवल ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग 26th डे to 28th day. If pregnancy does not occur, then the internal wall of the uterus secrete out mucilaginous liquid along with the blood. तो क्या होता है, जब ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है, यूट्रस की लेयर ब्रेक हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वो कब होती है, 26th डे to 28th डे में। ये साइकिल हर मंथ होती है। तो हर मंथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जाइगोट नहीं बन पाता है, तो क्या होता है, फिर यूट्रस की लेयर्स ब्रेक हो जाती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाती हैं, वजाइना के थ्रू। तो क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी जब नहीं होती है तो इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस सिक्रीट आउट म्यूसिलेजिनस लिक्विड अलॉन्ग विद ब्लड
सिक्रीशन कंटिन्यूस फॉर 3-4 डेज के लिए होता है ये सिक्रीशन, जिसमें कि लेयर्स जो होती हैं यूट्रस की वो ब्रेक हो जाती हैं, कॉल्ड मेंसेस एज इट कम्स एट डिफाइनेट, सो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स मेंसेस स्टॉप, तो जब ये 45 से 50 की एज में स्टॉप हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। तो मेन मीनोपॉज का मतलब है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है 40 से 50 की एज के बीच में, उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। ईयर्स मेंसेस स्टॉप एंड फीमेल्स रीच टू द स्टेज कॉल्ड मीनोपॉज। तो ये हो जाता है हमारा मीनोपॉज। एबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मीनोपॉज, तो जब मीनोपॉज आ जाता है तो हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस भी जीरो हो जाते हैं, उस टाइम पे हम प्रेग्नेंट वापस से नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन, एमपी बोर्ड में 23 में ये क्वेश्चन आया था 2023 में। तो क्या क्वेश्चन है ये, राइट 2 मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस के भी 2 फंक्शन लिखने हैं और ओवरी के भी 2 फंक्शन लिखने हैं। तो हमारी टेस्टिस को हमारी नहीं, ये टेस्टिस कुछ ऐसी होती है और ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब दिया दिख रहा है यहाँ पे, ये ओवरी है, ये कुछ ऐसी होती है। तो हमें टेस्टिस का फंक्शन लिखना है और ओवरी का फंक्शन लिखना है। तो टेस्टिस का क्या काम होता है, टेस्टिस का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ये काम होता है हमारी टेस्टिस का। दूसरा काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिक सेल। जो लेडिक सेल होती है वो क्या करती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। तो ये सेल कहाँ पे होती है, हमारी टेस्टिस में होती है। तो ये काम भी कहाँ पे आ जाता है, टेस्टिस के अंदर आ जाता है। तो ये 2 फंक्शन हो जाते हैं हमारे टेस्टिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी। तो ओवरी का फंक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा मतलब एग रिलीज करना फंक्शन होता है हमारी ओवरी का। ओवरी में से यहाँ से एग निकलते हैं और ये जो हमारी एब्डोमिनल ऑस्टिया होती है इनको कैच करके फैलोपियन ट्यूब में अंदर भेज देती है। तो हमारी ओवरी का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और क्या काम होता है, हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जो कि कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 फंक्शन हो गए हमारे टेस्टिस और ओवरी के। ये क्वेश्चन 23 में आया था, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। हमें क्या करना है, एक लेबल डायग्राम बनाना है काय का, टेस्टिस का, काय का ट्रांसफर सेक्शन का। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल देंगे आप ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। अभी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा तो देख लेते हैं हमारे ह्यूमन टेस्टिस का डायग्राम। तो सबसे पहले आपको एक गोल सी टेस्टिस ले लेनी है, फिर आपको इसके बाहर डबल लेयर्ड एक कवरिंग लेनी है जो कि हाफ ओपन होगी, जो कि इधर से ओपन होगी। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर आते हैं हमारी ये होगी हमारी राइट टेस्टिस, ये होगी हमारी राइट टेस्टिस और ये होगी हमारी लेफ्ट टेस्टिस। अब हम लेंगे जो कि टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, एक राइट टेस्टिस और एक लेफ्ट टेस्टिस। हम लेंगे मीडियास्टियम टेस्टिस, जिसमें कि हमें राइट पार्ट बड़ा रखना है और लेफ्ट पार्ट छोटा रखना है। ये हो जाएगी हमारी मीडियास्टियम टेस्टिस। उसके बाद हमको लेना है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हो जाएंगे हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसमें हमें इसकी एक लेयर लेनी है, टेस्टिस की लेयर होगी ये। अब देन हम ले लेंगे यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अभी सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, इसकी लेबलिंग करेंगे अभी। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम छोटे छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे हम इससे थोड़ी बड़ी ले लेंगे। फिर यहाँ से हमारे 12 to 20 ऐसे पाइपलाइन स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे। फिर यहाँ से ऐसे कर्ल कर देंगे आप, हेयर जैसे चोटी हो गई है ऐसे। फिर यहाँ से आप ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाता है हमारी टेस्टिस का डायग्राम। अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। तो लेबलिंग में सबसे बाहर आ जाती है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये हो जाती है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसकी जो डबल लेयर्ड है, एक होगी, एक ये बाहर वाली होगी और एक ये अंदर वाली। ये दोनों हमारी कौन सी हैं? अरे एक ये होगी और एक ये डबल लेयर्ड होगी। फिर आ जाएगी हमारी ये वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये हो जाएगी हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर ये बाहर वाली लेयर हो जाएगी हमारी ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये 3 लेयर हो गई हमारी टेस्टिस की। ये तीनों लेयर सिमिलर एंड टेस्टिस को कवर करती है, इसलिए ये तीनों को साथ में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ये जो ग्रीन वाली लेयर है, ये जो डबल लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है, इसमें है ये क्या थी ये थी टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये लेयर थी हमारी टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर ये जो पाइप थी ये है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर ये है हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये है हमारी, ये जो ग्रीन वाली है, ये सारी हैं हमारी रेटे टेस्टिस। और ये जो बड़ी वाली ट्यूब है ये है हमारी ट्यूबुली रेक्टी। ये हमारी ट्यूबुली रेक्टी हो गई। और ये जो डिवाइड कर रही है राइट और लेफ्ट टेस्टिस को, ये हो जाएगी मीडियास्टियम टेस्टिस। फिर जो ये 12 to 20 डक्ट दिख रही हैं, ये हो जाती है हमारी वॉस इफ्रेंशिया। और ये हो जाता है हमारा एपिडिडाइमिस। और ये हो जाती है हमारी वॉस डिफरेंशिया। तो ये इतना डायग्राम आप लोगों को एग्ज़ाम में बना देना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये टेस्टिस का ट्रांसफ़र सेक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो हमें डिफरेंस बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। इसमें 4 डिफरेंस है, देख लेते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है और कॉलम बना देने हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बनते हैं, ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। oogenesis में ओवम बनते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, देयर इज इक्वल डिवीजन। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? इक्वल डिवीजन होता है और देयर इज अनइक्वल डिवीजन। oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होता है, इसलिए पोलर बॉडीज बनती है जिसमें कि कम साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होता है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर
फॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस में ज़्यादा स्पर्म बनते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ ओवम्स फॉर्म्ड बाय दीज प्रोसेस, स्पर्म्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और ओवम बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये हो गया 3 डिफरेंस। चौथा आ जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म 4 स्पर्मेटिड। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो पहले 2 बनाती है, फिर 2 से 4, तो उससे हमें कितने मिलते हैं, टोटल 4 स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं और इधर पे हमें 3 पोलर बॉडी मिलती है और 1 ओवम मिलता है। ये हो जाते हैं हमारे 4 डिफरेंस। प्राइमरी oocyte डिवाइड्स टू फॉर्म 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के हमें फंक्शन। तो हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब के फंक्शंस लिखने हैं, किस किस के, कॉर्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल और फिम्बरी, इन सब के हमें फंक्शंस लिखने हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है यूट्रस की लेयर को मेंटेन करना। तो देख लेते हैं, इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की इनर लेयर जो कि एंडोमेट्रियम होती है उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या काम करता है, तो ये बेबी को अटैच होने के लिए या जाइगोट को अटैच होने के लिए एक लेयर होती है यूट्रस की इनर लेयर जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ प्लेसेंटा एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की अदर इवेंट्स होने में और ओवम को अटैच होने के लिए जगह देता है। थर्ड आ जाता है हमारा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और जो वो क्या करता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है एग में तो वो उसको उसके लेयर को डिसॉल्व करता है, एग की लेयर को डिसॉल्व करता है जिससे कि स्पर्म की एंट्री हो जाती है एग में। इट इज़ फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग द आउटर कवर ऑफ द ओवम एंड एंट्री ऑफ स्पर्म इन न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, स्पर्म की एंट्री करवा देता है, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है लाइसिन एंजाइम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिम्बरी। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एट द माउथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब दैट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो फिम्बरी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब हम फीमेल का सेक्स ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ओवरी के पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ओवरी से जब ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज होता है तो वो उसे कैच करने का काम करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फिम्बरी का फंक्शंस। और स्पर्म टेल का फंक्शंस यहाँ पे नहीं दिया है। तो स्पर्म टेल का फंक्शन होता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ स्पर्म का डायग्राम बनाने को दिया है, पर अगर आपको लेबलिंग करके उसको डिस्क्राइब करने को बोलते हैं तो आप पूरा डिस्क्राइब भी करें स्पर्म के सारे पार्ट्स को। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा स्पर्म का डायग्राम। तो ये हो जाता है हमारा एक्रोसोम वाला पार्ट, ये हो जाता है हमारा स्पर्म का हेड वाला पार्ट। जैसे मैं बना रही हूँ आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, बहुत इजीली बन जाएगा ऐसे। फिर आपको स्पर्म की टेल को थोड़ा बड़ा करना है, ये हो जाती है हमारी स्पर्म की टेल। इसको यहाँ से अलग, ये अलग पार्ट हो जाता है, ये बीच वाला पार्ट। फिर यहाँ पे होता है एक सेंट्रियोल जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो कि क्या करता है, यहाँ से ऐसे फिलामेंट्स बना देता है। तो यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होती है जिसमें आपको क्या करना है, 2 कलर के एक फिलामेंट्स बनाने और बाकी 9 कलर के अलग फिलामेंट्स बनाने ऐसे। और फिर जब ये इन फिलामेंट्स को नीचे से एक ऐसे करके एक नोड बनती है जिस नोड को हम बोलते हैं एन्यूलस। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा न्यूक्लियस,
और एक्रोसोम वाले पार्ट में क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म की एंट्री होने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे आ जाती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस वाले पार्ट में, जो कि क्या करती है, पावर देती है स्पर्म को, एनर्जी देती हैं। ये हो जाता है हमारा स्पर्म का डायग्राम। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें लिख देना है स्पर्म का हेड वाला पार्ट। ये हो जाता है हमारा स्पर्म का हेड वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा हेड, दूसरा आता है हमारा नेक, दूसरा होता है हमारा नेक वाला पार्ट, तीसरा होता है मिडिल पीस, और 4 आ जाता है हमारा टेल। ये 4 पार्ट हो गए, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं स्पर्म में। आप 3 पार्ट्स भी होते हैं, 3 पार्ट्स भी माने जाते हैं। तो ये सबसे पहले हो जाता है हमारा एक्रोसोम, जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस, ये हो जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिलामेंट्स, ये रिंग होती है एन्यूलस। तो इस तरह से हो जाता है हमारा स्पर्म का डायग्राम। और अगर स्पर्म के डायग्राम को डिस्क्राइब करने को भी आता है तो हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, स्पर्म का हेड वाला पार्ट। हेड वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे कि हेड वाले पार्ट में आप लिखेंगे कि स्पर्म के पास हेड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंट्री में हेल्प करते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हेड। हेड में क्या आएगा हमारा, हेड इज novel like terminal part of the sperm. It is composed of our large nucleus, acrosome at the time of entry of the sperm into egg. Acrosome secrete sperm lysine, ये एंजाइम है, which dissolves the egg membrane and does facilitate entry of sperm into the egg. तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि स्पर्म के हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम होता है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं, लाइसिन एंजाइम होता है जो कि स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करता है ओवरी, एग में, ओवम में। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं मिडिल पीस। तो आपको नेक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं लिख के आपको नेक को इसी मिडिल पीस में ही इन्वॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा, इट इज शॉर्ट एंड लाइज बिटवीन हेड एंड टेल. इट कनेक्ट्स two granules called proximal and distal centriole in front side and towards posterior side. Cylindrical middle part of sperm it is considered as the powerhouse of sperm as it contains compact mass of mitochondria which provide energy for metabolism and movement of sperm. तो मिडिल पीस में क्या हो जाता है हमारा, 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो उधर ही नेक वाले पार्ट में रह जाता है, पर डिस्टल जो है फिलामेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उस मिडिल पार्ट में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि क्या करती है, पावर हाउस होती है ऑफ स्पर्म, और वो क्या करती है मेटाबॉलिज्म के लिए और मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती है स्पर्म को। फिर हमारा 4th पार्ट आ जाएगा टेल। तो टेल इट इज सिचुएशन ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म. इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट. द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड एज एंड पीस एंड इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन. उसको हम एंड पीस भी बोलेंगे, स्पर्म का एंड पार्ट एंड पीस बोलेंगे, और उसमें कोई भी लेयर कवर नहीं होती है, और वो क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है. ये हो जाता है हमारा स्पर्म वाला डायग्राम. अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रम. तो कोलेस्ट्रम क्या होता है कि जब पार्चुरेशन के टाइम पे फर्स्ट वीक तक, पहले हफ्ते तक जो मिल्क सिक्रीट होता है वो उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं. तो हम कोलेस्ट्रम देख लेते हैं. ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 2 मार्क्स का MP बोर्ड में. तो मदर्स मिल्क कंटेन द आइडियल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द बेबी. तो मदर के मिल्क में क्या होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उससे. द मिल्क दैट कम्स आउट इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम. तो जब पार्चुरेशन के टाइम जो फर्स्ट मतलब डिलीवरी के बाद जो थोड़े
दिन तक जो ब्लड आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो सॉरी मिल्क आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। द थिक लाइट pale yellow colored liquid continues to secrete out for the first 4-5 days. Colostrum contains protein and is rich in minerals which are capable of fulfilling the nutritional requirement of the newborn baby, and many types of antibodies are also found in colostrum. Therefore mother's milk is considered best for the newborn baby. तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए मदर का मिल्क बेस्ट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स, एंटीबॉडीज़ होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिससे कि बेबी में किसी भी आउटर डिसीज़ से फाइट करने की एबिलिटी आती है। तो इसलिए तो ये कोलेस्ट्रम होता है और इसीलिए क्या है, बेस्ट है मदर का मिल्क बेबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is mother's milk is better than normal milk? तो आंसर है breast milk is the best food for the babies in the first year of life. ज़िंदगी के पहले साल में मदर का मिल्क जो है बेबी के लिए बेस्ट होता है क्योंकि उससे इट हेल्प्स देम टू ग्रो हेल्थी स्ट्रॉन्गर, उससे बेबी को हेल्प मिलती है बाहर के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए और वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, बेबी को हेल्थी होता है। फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड इलनेस, प्रोटेक्ट करता है कैसे, इन्फेक्शन से। फॉर एग्जांपल ब्रीस्ट मिल्क एंटीबॉडी एंड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, शुगर, फैट एंड मोस्ट विटामिन्स टू हेल्प योर बेबी ग्रो डेवलप। तो उसमें क्या होता है, विटामिन होता है जो कि बेबी को ग्रो करने में हेल्प करता है, शुगर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है। इसलिए क्या है, मदर का मिल्क है बेटर देन नॉर्मल मिल्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बंद हो गया था अपने आप, अब मैंने जो वापस चालू कर दिया। तो इसके बाद आ जाता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको क्या करना है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अपन को स्पर्मेटोजेनेसिस बताना है और उसकी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेडिंग डाल देनी है स्पर्मेटोजेनेसिस, अच्छी सी आपको हेडिंग डालनी है स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। अगर ऐसे ही oogenesis का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज oogenesis, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, आगे हम करेंगे, तो उसमें भी आपको सेम करना है, oogenesis हेडिंग डाल देनी है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर अब हमें बताना है इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले ये जाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। फेज की स्पेलिंग फेज है, फेज नहीं है। तो ये 3 फेज कवर करेंगे हम इसमें। फिर आ जाते हैं हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला जाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन।